नमस्कार फ्रेंड्स। अभी पिछले लेक्चर में आप भारत अमेरिका संबंध देख रहे थे। आज के लेक्चर में हम यूरोपीय संघ का भारत से किस प्रकार संबंध है हम उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप ये जो यूरोपीय संघ है, यूरोप कहीं ना कहीं यूरोप शब्द से पता चलता है कि ये यूरोप का ही कोई ना कोई एक संगठन होगा। तो ये जो यूरोपीय संगठन है, ये यूरोपीय जो संघ है, ये यूरोप का एक संगठन है। जो विकसित देश हैं इनके द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल संगठन है। बहुत ही जो विकसित राष्ट्र हैं यूरोप के, वे आपस में बातचीत करके, आपस में राय मशविरा ले करके ये संगठन बनाए हुए हैं। जैसे देखिए, पहली बात तो ये हम आपको एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो यूरोपीय संघ है, तो आप ये मान के मत चलिएगा कि पूरा का पूरा यूरोप इसमें होगा। ये जो यूरोप है, यूरोप में 50 से 51 देश यूरोप में होंगे, लेकिन जो ये यूरोपीय संघ है इसमें केवल 27 देश हैं। पहले 28 देश था, लेकिन बाद में इंग्लैंड के, ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद ये 27 देश ही बचा। और ब्रिटेन का अलग होना, सिर्फ ब्रिटेन इसके लिए अलग हुआ क्योंकि जो यूरोप के कुछ जो गरीब देश थे, तो ब्रिटेन तो काफ़ी विकसित था, तो उसमें जो गरीब देश थे, तो इन लोगों के बीच में जो संधि हुई थी कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप यहाँ पे रह सकते हैं, अपना जीविका चला सकते हैं, आप यहाँ पे बस सकते हैं। तो ब्रिटेन काफ़ी विकसित था, तो जो गरीब देश थे यूरोप के, वो आके ब्रिटेन में काफ़ी मात्रा में आके रहने लगे, जिससे वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अंततः जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें ये व्यवस्था किया गया कि वोटिंग सिस्टम से कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आप यूरोपीय संघ से अलग होना चाहते हैं या यूरोपीय संघ में बने रहना चाहते हैं। तो इसके लिए जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें ज़्यादा वोट से तो नहीं, लेकिन कुछ आधे से अधिक वोटों ने, आधे से अधिक जनता ने इस पक्ष में मत दिया कि हम यूरोपीय संघ से अलग रहेंगे। तभी से 2016 में ये वोटिंग हुआ था, तभी से ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया और यूरोपीय संघ में मात्र 27 देश बचे। अभी हम यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद से हम भारत से इसका क्या रिलेशन है उसके बारे में हम आएंगे। तो यूरोपीय संघ से जब ब्रिटेन अलग हुआ तो अब इसमें 27 देश बचे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 700 करोड़ के समथिंग है, जिसमें से ये बस यूरोपीय संघ की, केवल यूरोपीय संघ की जो जनसंख्या है वो सिर्फ 45 करोड़ है। यूरोपीय संघ की जो जनसंख्या है वो केवल 45 करोड़ है। और यूरोपीय संघ इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, विश्व के आर्थिक हिस्सेदारी में इसका योगदान 22% है। देख रहे हैं, जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ के समथिंग है। 700 करोड़ से लगभग ऊपर ही होगा पूरे विश्व की जनसंख्या। ये विश्व मान लेते हैं, और ये विश्व जनसंख्या
700 करोड़ है, जिसमें से सिर्फ 22 देश जो 27 देश हैं, 27 कंट्री जो है वो भी पावरफुल कंट्री, आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न, सांस्कृतिक रूप से संपन्न, वो जो कंट्री है वो वहाँ की जनसंख्या केवल 45 करोड़ है और आर्थिक हिस्सेदारी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इसकी हिस्सेदारी 22% हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इसके पास पैसा है, कितना पर कैपिटा इनकम इसके पास कितनी होगी और उसके पास इसके इसका जो जीवन स्तर होगा वो कितना ऊंचा होगा। तो 22% तो हिस्सेदारी हो गई उसका। और जो जीडीपी है, जो विश्व में इसका जीडीपी है वो जो जीडीपी है वहाँ पे आपका इसकी हिस्सेदारी आ जाती है 30% के समथिंग। 30% के समथिंग जब जीडीपी आ जाती है तो आप इसको देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये एक संघ है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है यूरोपीय संघ के बारे में कि कभी कभी आप पेपर में भी पढ़ लेंगे या फिर किताबों में भी, पहले इसका नाम यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी था, यानी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पहले इसका नाम ये था EEC, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे EEC। यह इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये सहयोग की भावना से बनाया गया था, यानी हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ना कि हम एक दूसरे के प्रति गलत सोच रखेंगे, बल्कि जब कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, इस समूह में शामिल कोई भी राष्ट्र जब मुसीबत में पड़ेगा या फिर कैसे भी रहेगा तो हम लोग मिल बांट कर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ये एक विकासात्मक और सहयोगात्मक संगठन इसके लिए बनाया गया था। उसके बाद से आपका नीदरलैंड का एक जगह है मास्ट्रिक्ट जो है वो, वहाँ पे एक संधि हुई 1993 में, 1993 में एक संधि हुई, वहाँ पे EEC को बदल करके EC कर दिया गया, यानी यूरोपियन कम्युनिटी कर दिया गया। उसके बाद से फिर से यूरोपीय कम्युनिटी को हटा करके फिर यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। यानी इस तरह से तीनों नाम एक ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। यानी EEC पहले था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, फिर उसके बाद से बदल करके यूरोपियन कम्युनिटी किया गया और फिर बाद में एक संधि के द्वारा यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। तो अभी फिलहाल में वर्तमान में अभी यूरोपीय यूनियन है। तो इसके बाद ये सिंपल सी जानकारी थी। अब आप देखिए जो इन लोगों की एक क्या है, एक मजेदार बात यह है कि ये जो 27 देश हैं, ये 27 देश आपस में इन लोगों का एक मंत्रिमंडल है। यहाँ पे चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसी हिसाब से चुने जाते हैं जिस तरह से भारत में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसी तरह से इनका भी एक मंत्रिमंडल है, इनका भी एक संसद है, इनका भी एक वो न्यायालय है, सब अलग अलग है। तो इसमें जिसके पास जितनी जनसंख्या रहेगी उसी हिसाब से यहाँ के प्रतिनिधि इस संघ में चुन के आते हैं। तो और इनकी एक अलग से मुद्रा है, उसका नाम यूरो है। इनकी जो मुद्रा है यूरो, ये इसमें इस संधि में ये नहीं कहा गया है कि आप इस मुद्रा को आपको मानना जरूरी है, आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये सारे 27 देश इस मुद्रा को एक्सेप्ट ही करें। इसका बस आप इस मुद्रा को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अपनी मुद्रा चला सकते हैं। ऐसा इस पे कुछ थोपा नहीं गया है कि नहीं आपको यही मुद्रा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसमें भी जो 27 देश हैं, इसमें भी कितने हैं, जो 27 देश हैं, 27 देश में से जो आपका सिर्फ केवल 19 देश ही
इस मुद्रा को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और इन लोगों में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम है, पहले तो ये मानचित्र जो है ना नीदरलैंड में, वो तो वहाँ पे एक संधि हुई थी, वो 1993 में हुआ था। वो इसका नाम चेंज करने के लिए हुआ था। EEC को पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को फिर यूरोपियन कम्युनिटी किया गया, उसके बाद से यूरोपियन यूनियन किया गया। तो उसके बाद से फिर से 1985 में शेंगेन संधि किया गया। शेंगेन में एक संधि की गई, उसमें ये संधि की गई कि ये जो 27 देश हैं, आप इसके तहत, ठीक है, इसके तहत बिना पासपोर्ट के आप इन 27 देश में आप बिना वजह, बिना रोक टोक के आप आसानी से व्यापार कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, जो भी आप इस संधि के तहत बिना पासपोर्ट के आप ये सब कर सकते हैं। तो ये जो शेंगेन संधि है, तो जब भी इंडिया से जब भी कोई जाता है, भारत से जब भी कोई जाता है इधर यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में, तो अगर यहाँ से, हालांकि यहीं से लोग बनवा लेते हैं, शेंगेन संधि के तहत वो लोग एक ही बार पासपोर्ट बनवा लेते हैं और एक ही पासपोर्ट के साथ वो वहाँ पे जब जाते हैं तो पूरे 27 देश में, इस संघ में जो 27 देश शामिल है, उसमें आसानी से पूरे 27 देश में बिना रोक टोक के, बिना पासपोर्ट वीज़ा चेकिंग किए, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के एक जगह सब कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद आप पूरे 27 देश में घूमिए। तो यहाँ से जब भारत से लोग जाते हैं तो इस तरह से शेंगेन संधि के तहत आप बनवा के तब जाते हैं, तो आसानी से घूम लेते हैं। उसके बाद ये शेंगेन संधि तो हो गया। तो यूरोपियन जो यूनियन है, ठीक है, इसका भारत से संबंध देखिए, इसका एक यह लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव करता है और इसकी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति से काफ़ी मिली जुली संस्कृति है। और जिस तरह से भारत की संस्कृति और यूरोपियन संघ की संस्कृति और यूरोपियन संघ का जो चुनाव पैटर्न है, जो लोकतंत्र का मेथड है, वही मेथड भारत में भी है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों, यूरोपीय संघ और भारत, दोनों का कहीं ना कहीं एक तरीके से मैच करता है, एक तरीके से दोनों आपस में मैच करता है इन लोगों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। तो इसके लिए ये यूरोपियन संघ से काफ़ी मतलब क्लोज महसूस करते हैं हम लोग। यही जो यूरोपियन संघ है, हमें यूरोपियन संघ की ज़रूरत क्यों है? हमें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यूरोपीय संघ विकसित राष्ट्रों का एक समूह है और विकसित राष्ट्र के पास, इनके पास पूंजी है, तो हमें पूंजी की ज़रूरत है। इनके पास टेक्नोलॉजी है, हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में अभी वर्तमान में देखिए जो साइबर क्राइम है, कौन सा साइबर क्राइम जो है, वो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए ये यूरोपीय संघ में बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, तो हमें उसकी ज़रूरत है। तो इसकी वजह से भी यूरोपीय संघ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए यूरोपीय संघ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा ये देखेंगे, ये आपका यूरोप है, ये आपका रूस है और ये आपका भारत है और ये आपका चाइना है, चीन। और जितने भी व्यापार होते हैं यूरोप से, सब समुद्री मार्गों से होते हैं। और हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा व्यापार यूरोप का भारत के साथ होता है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार यूरोप के साथ होता है। और तो इसके लिए यूरोप ये चाहता है कि हमारे जो समुद्री मार्ग हों, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर, जितने भी महासागर हैं जहाँ से हम लोगों का व्यापार होता है, वो समुद्री मार्ग सुरक्षित हो और
वहाँ पे बिना कोई रोक टोक के हम आसानी से व्यापार कर सके। लेकिन चीन का प्रभुत्व तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में कभी अपना टांग फैला देता है, कभी प्रशांत महासागर में कुछ करने लगता है। तो इसके लिए यूरोप और भारत जो है अपने व्यापारिक साझेदारी को समुद्री मार्ग के तहत सुचारू रूप से चले, इसके लिए भी भारत को भी यूरोप का जरूरत है और यूरोप को भी भारत का जरूरत है। इसके लिए भी यूरोपीय संघ भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चाइना की तरफ यूरोप क्यों नहीं जाता है? क्योंकि देखिए, चाइना में एक तो यहाँ पे अलग पार्टी की सरकार, अलग विचारधारा की सरकार है। यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा की सरकार है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे है। जबकि यहाँ पे लोकतंत्र का यहाँ पे बोलबाला है और यहाँ पे भी लोकतंत्र की ही सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो राष्ट्रों के बीच में जब सांस्कृतिक और सामाजिक भिन्नताएं कम से कम रहेंगी, वो आपस में क्लोज आती जाएंगी। और जबकि चीन की जो यहाँ पे सरकार है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है और यहाँ पे यूरोप में लोकतंत्र है। इसकी वजह से चीन से दूरी बना के रहता है यूरोप। और चीन की जो कुछ गतिविधियां हैं वो विश्व के व्यापारिक साझेदारी को लेकर के समुद्र से व्यापार को लेकर के कुछ एक्टिविटी इसकी ऐसी है कि चिंतित कर देने वाली है, हैरानी कर देने वाली है। इसके लिए यूरोप चीन से उतना लगाव नहीं रखता है। तो कहीं ना कहीं भारत का इसके लिए यूरोपीय संघ में होना बहुत ज़रूरी है। और दिन प्रतिदिन हमारे रिश्ते इससे और बेहतर होते जा रहे हैं। फिर भी अभी करंट की घटनाओं को इतना जानने के बाद हम करंट की घटनाओं को अगर जोड़ के देखेंगे तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक था। अब आगे कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं यूरोप के संबंध में, यूरोप और भारत के संबंध, यूरोप में जो भी घटनाएं घटेंगी उसको हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। अगर कोई भी बड़ी घटना घटती है तो हम उसको जोड़ के देखेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसके आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद आपको।